देखिए भाई, इस वीडियो में हम रेप्टिलिया के कैरेक्टर्स को आगे और डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में रेप्टिलिया के ही कुछ कैरेक्टर्स के बारे में हम जान चुके हैं। बाकी बचे हुए कैरेक्टर्स जो कुछ खास हैं रेप्टिलिया से संबंधित, उनको हम आगे यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। आपको अच्छे से ध्यान देना। देखिए 10-12 कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं लगभग। आगे के कैरेक्टर्स में हम जैसे मान लीजिए 11 कैरेक्टर लेते हैं तो ऐसा पाया गया है इनमें जो उत्सर्जन चलता है रेप्टिलिया के प्राणियों में, वो मेटानेफ्रोस के द्वारा होता है। उत्सर्जन मेटानेफ्रिक। देखिएगा बिल्कुल उत्सर्जन से संबंधित कैरेक्टर एकदम डिफरेंट है। यहाँ पर हम पीसीज और एम्फीबियंस में पढ़ के आए हैं, तो वहां हम बार बार डिस्कस कर रहे थे मीजोनेफ्रिक मीजोनेफ्रिक मीजोनेफ्रिक। चूंकि वो जलीय भी होते थे, थोड़े सरल थे, इसलिए मीजोनेफ्रिक के द्वारा हो जाता था। और मैंने बताया था तीन तरह के किडनीज नेफ्रॉनों से बने होते हैं, जिनमें प्रोटो, मीजो एंड मेटा। यहाँ हमने मेटानेफ्रिक का जिक्र किया। तो जो किडनी होती है रेप्टिलियन प्राणियों में, वो थोड़ी विकसित प्रकार की है, जिसमें मेटानेफ्रिक पाया जाता है। यानी नेफ्रॉन जो है मेटा प्रकार के पाए जाते हैं और उनके द्वारा जो है उत्सर्जन का कार्य होता है। और ये भी हमें पता है, क्योंकि देखिए विकसित है और जटिलता यहाँ इसलिए बढ़ी इन प्राणियों में, यानी रेप्टिलिया में जो उत्सर्जन है नाइट्रोजनी वेस्ट का, वो मोस्टली यूरिकोटेलिक होते हैं। यूरिकोटेलिक अर्थात मतलब क्या हुआ, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। बात समझ में आ गई होगी। देखिएगा पीछे हम डिस्कस कर रहे थे, या तो अमोनिया नाइट्रोजनी वेस्ट के रूप में उत्सर्जित होती थी, या फिर यूरिया नाइट्रोजनी वेस्ट के रूप में उत्सर्जित होता था। यहाँ हम स्थलीय जंतु के रूप में रेप्टिलिया को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मीजो की जगह मेटानेफ्रिक किडनी आई, और मेटानेफ्रिक आई तो नाइट्रोजनी वेस्ट के रूप में यूरिया और अमोनिया के स्थान पर यूरिक एसिड आया, जो कि यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने का एक एडेप्टेशन, एक फायदा यह है जंतुओं के लिए, इसमें जल की हानि को बचाया जाता है। यानी यूरिक एसिड के रूप में जल की कम से कम लॉस होता है बॉडी से। अमोनिया को बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, उसको डिफ्यूज होने के लिए, उसको घुलने के लिए। यूरिक एसिड के लिए बहुत कम, ना के बराबर H2 मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी यहाँ पर काम आ जाते हैं, और ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। दूसरी अच्छी खास बात देखिए, जो विशेष प्रकार का अंतर है एम्फीबियंस के बजाय, जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं, क्रेनियल तंत्रिका, यहाँ पर 12 जोड़ी होती है। यानी मस्तिष्क जो है इनका विकसित होता है। ठीक है, क्या समझे? एम्फीबियंस में हम चर्चा कर रहे थे डाइकोंडाइलिक ब्रेन होता है ना, और क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या 10 जोड़ी होती है। मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता जितना इनका होता है। धीरे धीरे प्राणी जलीय आवास को छोड़कर स्थल पर रहने के अनुकूल हुआ। स्थल पर हम जानते हैं परिस्थितियां लगातार प्रति क्षण हमेशा बदलती रहती हैं। ऐसी विषम और बदलती हुई परिस्थितियों में प्राणी अपने आप को एडजस्ट करता है, ढालता है। तो उसके लिए ब्रेन को बहुत विकसित होना बहुत जरूरी है, ताकि हर परिस्थिति का वो आभास कर सके, है ना। इसलिए यहाँ पर मस्तिष्क विकसित, उसके अलावा तंत्रिका जो क्रेनियल है उनकी भी संख्या बढ़ जाती है और 12 जोड़ी हो जाती है। 10 के स्थान पर 12 जोड़ी हो जाती है। मानव में भी 12 जोड़ी होती है। मैमल्स तक हम यही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा, और ऐसा माना गया है कि मस्तिष्क विकसित कैसे हो जाता है कि उसका जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना भाग है, और जो क्या नाम से मेडुला भाग है ना, अनुमस्तिष्क जो है वो सारा विकसित हो जाता है, और जो क्या नाम से नर्व कोड होती है उससे जुड़ा होता है सीधा पीछे गर्दन वाले भाग से, एटलस बोन के पास नहीं।
तो ये भी एक बहुत अच्छा कैरेक्टर जो डिफरेंस पैदा करता है एम्फीबियंस को इसमें। दूसरा देखिएगा, अच्छी बात यह है कि इनमें यानी एम्फीबियंस सॉरी रेप्टिलियंस में पार्श्वरेखा तंत्र नहीं पाया जाता, पार्श्वरेखा तंत्र अनुपस्थित होता है। पार्श्वरेखा तंत्र नहीं होता, बहुत अच्छा विभेदक लक्षण है ये भी। एम्फीबियंस में पार्श्वरेखा तंत्र पाया जाता है, हमने पढ़ा था। पीसीज में पार्श्वरेखा तंत्र पाया जाता है, ये हम पढ़ के आए हैं। रेप्टिलियंस में पार्श्वरेखा तंत्र नहीं पाया जाता, और इसका मतलब ये है पार्श्वरेखा तंत्र जो पार्श्व में ही पाया जाता है, बॉडी के साइडों में पाया जाता है, लाइनर सिस्टम है ना। और इसका एक अपना रोल क्या है, जल में रहते हुए जंतु को तैरने में मदद करवाता है, सुविधा रहती है। बॉडी में कंपन या तरंगें जो उत्पन्न होती है वो पार्श्वरेखा तंत्र के द्वारा ही उत्पन्न होती है, जिससे वो जल में तरंगों के माध्यम से गति करता है, यानी तैर पाता है। अब ये पहले स्थलीय प्राणी है, जल में रहते हैं, ये तैरने की इनको जरूरत नहीं है, अक्सर रैंक कर चलते हैं, तो इसलिए पार्श्वरेखा तंत्र की भी इनको कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये अनुपस्थित माना गया है। और नेक्स्ट कैरेक्टर में देखिएगा, जनन वाहिनियां, मूत्रवाहिनी और आहार नाली यानी आहार। अच्छा कैरेक्टर है, ध्यान रखना आवश्यक। दोनों प्रकार की जनन वाहिनियां अर्थात शुक्रवाहिनी और अनुवाहिनी, मूत्रवाहिनी भी और आहार नाल, ये तीनों संरचनाएं कहां पर जाकर के खुलती है, अवस्कर में जाकर के नहीं, ध्यान रखना। अच्छा कैरेक्टर है, इनमें भी क्लोका पाया जाता है, अवस्कर पाया जाता है, और ये तीनों ही संरचनाएं उसी में जाकर के खुलती है। ठीक है, अब देखिएगा, हम निषेचन की बात करें तो रेप्टिलियन प्राणियों में निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन रेप्टिलियन में कैसा होता है, आंतरिक, अर्थात नर और मादा के गैमेट्स का यानी नर एंड शुक्राणु के गैमेट्स का जो कॉन्जुगेशन होता है, संलयन जो होता है, संलयन जो होता है, ये मादा शरीर के अंदर ही होता है, शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर गैमेट्स जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, उसी को निषेचन कहते हैं। अर्थात निषेचन कहाँ हुआ, शरीर के अंदर, यानी आंतरिक हो गया, निषेचन आंतरिक है। लेकिन खास बात यहाँ पर यह है, निषेचन के बाद निषेचित जो अंडे हैं वो शरीर से बाहर दिए जाते हैं। निषेचित अंडे बाहर दे, एम्फीबियंस भी अंडे बाहर देते थे, लेकिन वो अंडे अनिषेचित हुआ करते थे। निषेचन भी शरीर के बाहर यानी जल में आने के बाद होता था, अर्थात बाह्य निषेचन। इनमें पहले अंदर ही हो गया है निषेचन। तो निषेचन के बाद जो निषेचित फर्टाइल अंडे जो बने वो अंडे फिर बाहर दिए जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनके अंडे कवच युक्त होते हैं। अब जैसे एम्फीबियंस के अंडे उनमें कवच नहीं पाया जाता, केवल जेली का आवरण पाया जाता है, लेकिन रेप्टिलियन के जो अंडे होते हैं वो कवच युक्त होते हैं। CaCl3 का बना हुआ कठोर कवच इन पर पाया जाता है। तो ये पहला जो कैरेक्टर आया वो रेप्टिलियन में ही आया था, है ना। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, कवच युक्त अंडे, कवच युक्त अंडे ये देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। और ये एमनियोटिक भी होते हैं, ये भी एक अच्छा कैरेक्टर है। एमनियोटिक अर्थात कवच समझ में आ गया होगा। एमनियोटिक का मतलब ये भ्रूणीय झिल्ली का नाम है। एमनियोन होता है भ्रूणीय झिल्लियों का नाम, एक का नाम कॉरियोन होता है। लेकिन एमनियोटिक का मतलब हुआ जिन जिन प्राणियों के अंडों में
भ्रूण के चारों तरफ एमनियो झिल्ली पाई जाती है वो एमनियोटिक वर्ग के अंदर आते हैं, एमनियोटा बोलते हैं। और जिनमें ये एमनियो झिल्ली नहीं पाई जाती है उनको एन एमनियोटा वर्ग के अंदर रखा जाता है ना। तो एमनियोटिक झिल्ली भी इनके अंडों में पाई जाती है। और एक अच्छी बात यह है कि इनके जो अंडे होते हैं वो बहुपीतकी होते हैं, बहुपीतकी। बात को समझ गए होंगे, अर्थात इनके अंडों में पीतक की मात्रा अधिक पाई जाती है, अंडों में पीतक की मात्रा अधिक पाई जाती है। ये बहुत अच्छे स्पेशल कैरेक्टर आप पढ़ रहे हैं और एक एक कैरेक्टर को वर्ग विशेष के लिए आपको अच्छे से ध्यान रखना है ताकि वर्गीकरण में हम प्रत्येक वर्ग की कुछ विशेषताओं को जानकर हम पहचान कर सकें, ये जरूरी है। दूसरा देखिएगा, एक स्पेशल कैरेक्टर के रूप में हम ये कह सकते हैं कि रेप्टिलिया में जो है लार्वा नहीं पाया, लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन कैसा होता है, प्रत्यक्ष। दो चीजें हमारे पास आई, लार्वा अनुपस्थित है, लार्वा स्टेज नहीं आती डेवलपमेंट के दौरान, और लार्वा जब नहीं आती है सीधे ही वयस्क के जैसा एक लघु छोटा रूप भ्रूण का प्राप्त होता है। तो ऐसे डेवलपमेंट को, ऐसे परिवर्धन को प्रत्यक्ष परिवर्धन कहते हैं, यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें पाया जाता है। अर्थात क्या हुआ, मेटामॉर्फोसिस भी अनुपस्थित होती है, अर्थात कायांतरण भी इनमें नहीं पाई जाती। हम पीछे के वर्ग में डिस्कस कर रहे थे एम्फीबियन में, लार्वा पाया जाता है जिसका नाम टेडपोल है और कायांतरण की घटना के द्वारा एडल्ट में कन्वर्ट होता है ना। कायांतरण यानी कायांतरण में पाया जाता है और ऐसे डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट कहा जाता है, वहां पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट चलता था। बिल्कुल बेसिक अंतर आपको समझ के रखना है उस संघ के तुलना में इस संघ के जंतुओं में क्या एकदम अलग कैरेक्टर निकल गया। कॉमन कैरेक्टर्स को नहीं, तो जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उनको याद रखना, स्पेशल है ना। तो लार्वा अवस्था इनमें अनुपस्थित होती है, ये भी आपको ध्यान रखना बहुत अच्छा पॉइंट है। और देखिएगा, जो जंतु हैं अक्सर एकलिंगी होते हैं, जंतु एकलिंगी होते हैं और मोस्टली ज्यादातर जंतुओं में मैथुन अंग पाया जाता है। ये भी अच्छा कैरेक्टर है। जंतु एकलिंगी यानी नर और मादा अलग अलग जंतु होते हैं, है ना। उसके साथ साथ मैथुन अंग भी पाया जाता है, मैथुन अंग पाया जाता है। मैथुन करने के लिए एक या दो हो सकते हैं अलग अलग, और ये ज्यादातर ये जंतु ज्यादातर जो है अंडज होता है। अधिकतर जंतु तो अंडज हैं, कुछ एक्सेप्शंस इसमें हैं जो जरायुज भी होते हैं। जरायुज बहुत अंडज ही होते हैं अक्सर, ज्यादातर, है ना। रेप्टिलियंस बहुपित के अंडे रखने वाले होते हैं और डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें चलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जहां जरायुज इनमें विविपेरस भी होते हैं, मोस्टली ओविपेरस भी होते हैं, अंडज ही होते हैं नहीं। और इनमें पैतृक लक्षण का गुण नहीं पाया जाता, अच्छी बात। पैतृक लक्षण का कहने का मतलब है पैतृक द्वारा यानी पेरेंट्स द्वारा, जनकों द्वारा संतति का संरक्षण इनमें इतना नहीं पाया जाता है, ठीक है। मेंढकों पाया जाता है तो पैतृक लक्षण दोनों। ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जो एम्फीबियंस के थे, सॉरी रेप्टिलिया के थे, आपको
अच्छे से याद रखते हैं। आज के वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे। नेक्स्ट में एवीज के कैरेक्टर्स को लेकर चर्चा की जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम कोर्डेटा को लेकर के आगे मैमल्स वर्ग के कैरेक्टर्स की चर्चा यहाँ पर करेंगे विस्तार पूर्वक। आपको ध्यान से समझना है। अभी पिछले वीडियो में हम बारी बारी से एक एक वर्ग को लेकर के उनके कुछ स्पेशल कैरेक्टर को समझ रहे थे। मैमल्स पर ध्यान देना है, जिसको स्तनधारी वर्ग के नाम से जानते हैं। और जैसा हमें नाम से इंगित होता है, स्तनधारी वर्ग की एक जो इम्पोर्टेंट विशेषता है वो तो सीधे नाम के अनुसार हम लिख सकते हैं, और वो ये है कि इन प्राणियों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसलिए स्तनधारी वर्ग कहा जाता है इसको। स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियों में माता के द्वारा दुग्ध का स्राव किया जाता है, जिससे शिशु को पोषण प्रदान किया जाता है। दूध पिला करके पोषण प्रदान किया जाता है। स्तन ग्रंथि की उपस्थिति एक मैमल्स का अच्छा कैरेक्टर है। हम बारी बारी से मैमल्स से कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक को लेकर के चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले तो देखिए, पिछले वीडियोज में भी हम चर्चा करते आ रहे हैं रेप्टिलिया से ही हम ये चर्चा प्रारंभ कर रहे थे। तो वो फैक्टर सीधा यहाँ पर भी कॉमन है कि ये सभी प्राणी जो है समतापी और गर्म रुधिर धारित होंगे ही होंगे। मैमल्स के जो प्राणी सदस्य हैं वो भी समतापी होते हैं और वार्म ब्लडेड भी होते हैं, है ना। दोनों का अर्थ आप समझते ही हैं। समतापी का मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हमेशा समान बना रहता है, वातावरण के अनुसार बदलता नहीं है ना। जैसे हम ह्यूमन, अब देखिए ह्यूमन भी इसी के अंदर आता है, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास हमेशा बना रहता है। बेशक एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भले ही 45-40 कितना भी जाए, और सर्दियों के दिनों में भले 10 डिग्री 5 डिग्री तक 0 तक चला जाए, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर हमारे का वो ही रहता है, समान रहता है। ऐसी विशेषता तो ये है ही है। दूसरे कैरेक्टर में हम लेकर के बात करें तो जैसा इसके नाम से हमें सीधा समझ में आता है, उसी के अनुसार इन प्राणियों में स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। ये स्पेशल कैरेक्टर है। स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। वक्ष भाग पर, है ना, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, और स्तन ग्रंथियों में दुग्ध का स्राव और संचय होता है। इसी दुग्ध स्राव के द्वारा शिशुओं को पोषण प्रदान किया जाता है, लैक्टेशन के द्वारा। और इन ग्रंथियों की उपस्थिति केवल स्तनधारी वर्ग की अपनी एक स्पेशल पहचान है, एक विशिष्ट प्रकार का ये लक्षण है। और तीसरे कैरेक्टर में हम बात करें तो यहाँ पर एक अद्भुत चीज जो पीछे के वर्गों में नहीं थी। हम कर्ण की चर्चा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बाह्य कर्ण पाया, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बाह्य कर्ण पाया जाता है। मैमल्स में बाह्य कर्ण भी उपस्थित होता है। पीछे के वर्गों में हम बार बार अध्ययन कर रहे थे कि मध्य कर्ण, बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है, मध्य कर्ण पाया जाता है या अंत्य कर्ण पाया जाता है, लेकिन बाह्य कर्ण नहीं। जबकि मैमल्स में बाह्य कर्ण भी पाया जाता है, और बाह्य कर्ण पिन्ना के रूप में उपस्थित होता है, जिसको कर्ण पिन्ना कहते हैं। और ये बाहर वातावरण से आने वाली जो ध्वनि की तरंगे हैं उनको केंद्रित करके मध्य कर्ण और अंत्य कर्ण तक भेजने का काम करते हैं कर्ण पिन्ना। कुछ प्राणियों में कर्ण पिन्ना गतिशील भी होते हैं, कुछ में अगतिशील होते हैं।
नहीं, कुछ में ये कर्णपिन्ना यानी बाह्य कर्ण छोटे आकार का होता है, कुछ में बड़े बड़े भी होते हैं। जैसे हम देखते हैं हाथी में बाह्य कर्ण जो पिन्ना है वो काफी बड़ा होता है, नहीं, और गतिशील भी होते हैं ये, इनको हिलाया जा सकता है, आगे पीछे दाएं बाएं कर्ण पिन्ना को घुमा सकते हैं, जिससे जिस दिशा से ध्वनि की तरंगें आती है उस दिशा से उसका अच्छे से आभास हो जाता है, तो बाह्य कर्ण पाया जाता है। ये अच्छी बात। पीछे के वर्गों में हम या तो मध्य कर्ण पढ़ रहे थे या अंत्य कर्ण पढ़ रहे थे, बाह्य कर्ण उनमें नहीं था। ठीक है, ये भी मैमल्स की बहुत अच्छी खासियत आपको ध्यान रखना। लेकिन अब देखिएगा अगले कैरेक्टर में हम चर्चा करें, ये बाह्य कर्ण पिन्ना के रूप में उपस्थित है। अब हम मध्य कर्ण की बात करें तो उसमें 3 प्रकार की छोटी अस्थियां पाई जाती हैं, ये मैमल्स की अच्छी विशेषता है। उसके अलावा अंत्यकर्ण की बात करते हैं हम, तो अंत्यकर्ण में भी एक कुंडलित नलिका रूपी स्ट्रक्चर वहां उपस्थित होती है, जिसको कॉकलिया कहा जाता है ना, और कर्णपटह इन दोनों के बीच में पाई जाती है। मेरे कहने का मतलब यह है मध्य कर्ण में इनकस, मैलियस व स्टेपीज अस्थियां पाई जाती हैं। मध्य कर्ण में क्या क्या पाई जाती है? 3 अस्थियां पाई जाती है, तीनों के नाम इस प्रकार से हैं, इनकस, मैलियस और स्टेपीज, है ना। ये तीनों अस्थियां मध्य कर्ण में पाई जाती है। उसके बाद ड्रम आ जाता है, ड्रम का मतलब पर्दा जिसको हम बोलते हैं, है ना। कर्णपटह बोली जाती है विज्ञान की भाषा में, कर्णपटह आ जाती है। और कर्णपटह के बाद फिर एक नलिका रूपी कुंडलित कोइल्ड ट्यूबुल की जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको कॉकलिया कहा जाता है, और ये कॉकलिया अंत्यकर्ण का भाग बनाती है। ठीक है, कहने का मतलब है अंत्यकर्ण में नलिका होती है, लेकिन नलिका कैसी? कुंडलित होती है, कुंडलित अवश्य दिखना, कुंडलित जरूर लगाना, कुंडलित नलिका। ये कर्ण की पोजीशन मैमल्स में है। बाह्य कर्ण के रूप में पिन्ना उपस्थित है, पेशियों का बना हुआ, उपस्थि का बना हुआ, गतिशील भी हो सकता है, ध्वनि तरंगों को एकाग्र करता है, केंद्रित करता है और मध्य कर्ण में भेजता है। मध्य कर्ण में 3 प्रकार की अस्थियां हैं, इनकस, मैलियस, स्टेपीज पाई जाती है। स्टेपीज जैसा कि हम जानते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि ये मध्य कर्ण में ही पाई जाती है ना। और अंत्यकर्ण में नलिका होती है, लेकिन कुंडलित होती है, कोई इस तरीके से घूमी हुई नलिका होती है कर्णपटह के बाद, ये अंत्यकर्ण बना। तो इस तरीके से ये काम के 3 भाग अंत्य, मध्य और बाह्य कर्ण इसमें पाए जाते हैं मैमल्स के अंदर। तो ये केवल मैमल्स में ही ऐसी विशेषता होती है। अब इनकी जो बॉडी होती है, शरीर जो होता है मैमल्स का, ये भी पीछे हम पक्षी पढ़ रहे थे उनके अनुसार ही सिर में ग्रीवा, धड़ एवं पुच्छ में विभाजित रहते हैं। पुच्छ में विभाजित रहता है शरीर, सिर, ग्रीवा, धड़ व पुच्छ में विभाजित रहता है। अच्छा, नेक्स्ट कैरेक्टर में देखिए, इनके शरीर पर रोम पाए जाते हैं। रोम का पाया जाना भी मैमल्स की अपनी अद्भुत विशेषता है। हेयर्स कंप्लीट बॉडी पर छोटे अथवा बड़े हो सकते हैं, संख्या कम अथवा ज्यादा हो सकती है, लेकिन बॉडी पर रोम की उपस्थिति, हेयर्स का पाया जाना मैमल्स की एक स्पेशल कैरेक्टर बनाता है मैमल्स का। ये भी आपको जानना है। स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति, एक डायफ्राम की उपस्थिति,
तीसरा रोम की उपस्थिति। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर है जो ओनली फॉर मैमल्स के लिए होते हैं, स्पेशल ही है बिल्कुल। कुछ कैरेक्टर कॉमन मिल जाते हैं लेकिन ये स्पेशल कैरेक्टर्स है, इनको विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रोम पाया जाता है। दूसरी बात देखिए, इनकी स्किन जो है त्वचा में भी कुछ खास है। त्वचा जो है शुष्क तो होती है लेकिन ग्रंथि युक्त भी होती है, और ग्रंथि में मोस्टली ग्रंथि में श्वेत ग्रंथि और तेलीय ग्रंथियां मोस्टली पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथियां व तेलीय ग्रंथियां। ये भी अच्छा कैरेक्टर है, समझने की कोशिश करेंगे। त्वचा शुष्क होती है लेकिन ग्रंथि युक्त होती है। ग्रंथियों में मोस्टली श्वेत ग्रंथि और तेलीय ग्रंथियां इनमें पाई जाती हैं। श्वेत ग्रंथि आप समझ रहे होंगे, श्वेत ग्रंथि वही है जो जिसको हम पसीने वाली ग्रंथि बोलते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है, इस श्वेत ग्रंथि त्वचा में ये पाई जाती है एपिडर्मिस के नीचे। इसके द्वारा लगातार टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, बॉडी में ऑस्मोसिस को बनाए रखने के लिए क्या नाम से जल और जल के साथ कुछ घुलित मात्रा में लवण शरीर के बाहर पसीने के रूप में निकाले जाते हैं। और जैसे ही शरीर की सतह वातावरण के संपर्क में आती है तो शीतलन या ठंडक महसूस होती है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर भी, अधिक गर्मी होने पर बॉडी का टेम्परेचर भी क्या नाम से रेगुलेट होता है और हमें अधिक गर्मी से राहत मिलती है। तो श्वेत ग्रंथि पसीने वाली और तेलीय ग्रंथियां भी मैमल्स की त्वचा में पाई जाती है, जिससे हमारी त्वचा को और त्वचा पर उपस्थित जो रोम है, हेयर्स हैं, उनको चिकना बना करके रखा जाता है और त्वचा संक्रमण रहित भी बनी रहती है। तेल ग्रंथियों के द्वारा चिकने पदार्थ का, ये सीबेशियस ग्लैंड का ही रूपांतरण होती है। सीबेशियस या सीबम ग्रंथि जो है उसी का रूपांतरण तेलीय ऑयल ग्लैंड से है। इनसे ऑयली पदार्थ स्रावित होता है, जिससे हमारे जो रोम है वो भी चिकने रहते हैं, त्वचा भी चिकनी रहती है और संक्रमण भी नहीं होता है, इन्फेक्शन होने के कम चांसेस रहते हैं। ऐसी स्थिति, तो ये भी अच्छा कैरेक्टर है। अगले में देखिए, जो देह गुहा है, देह गुहा डायफ्राम द्वारा वक्ष गुहा है। ये जो कैरेक्टर हमने अभी लिखा है, इसको भी आप गौर से समझेंगे। ये भी ओनली केवल और केवल मैमल्स के लिए ही विशेष प्रकार का अडेप्टेशन है, विशेष प्रकार का कैरेक्टर है, स्पेशल है। कहने का मतलब ये है, कंप्लीटली जो देह गुहा है, ये देह गुहा एक विशेष संरचना जिसका नाम डायफ्राम है, जो पेशी की बनी हुई एक पट्टी है। एक तरीके से जो डायफ्राम है ये पेशी का बना हुआ तनुपट बोलते हैं इसको, पतली एक पट्टी है, केवल मसल्स की बनी हुई है। इसमें कॉन्ट्रैक्शन का गुण पाया जाता है और श्वसन के दौरान, ब्रीथिंग के दौरान, निश्वसन और उच्च श्वसन में इसकी पोजीशन बदलती रहती है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये कई बार ऊपर की तरफ गुम्बदाकार हो जाता है, कई बार चपटा हो जाता है ना, वो अलग नहीं। लेकिन इस डायग्राम के द्वारा दो भागों में ये बढ़ जाते हैं, एक को वक्ष गुहा बोलते हैं, एक को उदर गुहा बोलते हैं। अब सीधा फैक्टर ये है, डायफ्राम जो है हमारी वक्ष गुहा और उदर गुहा के बिल्कुल लगभग बीच में, हमारे फेफड़ों के नीचे पेशीय पट्टी के रूप में पाया जाता है। कहने का मतलब ये जो कंप्लीट पार्ट है बॉडी का, इसमें गर्दन से लेकर के और उदर तक, पसलियों के नीचे थोड़ा सा, गर्दन से उदर तक ये जो भाग है ये वक्ष गुहा है, जिसमें हमारे हार्ट, हमारे लंग्स यहाँ मौजूद हैं, स्टर्नम है, इधर पीछे की तरफ पसलियां हैं साइडों में,
ये जो पूरा पार्ट बनता है कवर किए हुए, ये वक्ष है। तो डायफ्राम के ऊपर का भाग तो वक्ष गुहा हो गया, और डायफ्राम के नीचे का श्रोणी तक का जो भाग है ना, ये उदर गुहा हो जाता है। तो उदर गुहा में और वक्ष गुहा में विभाजित कर देता है कौन? डायफ्राम। और डायफ्राम केवल और केवल मैमल्स में ही पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, डायफ्राम मात्र मैमल्स की उपस्थिति है। अच्छा कैरेक्टर है। अब देखो, इन जंतुओं में, इन मैमल्स में जो दांत होते हैं उनकी स्थिति भी देखो भिन्न है। एक तो ये थीकोडोंट होते हैं, दूसरा हेटेरोडोंट होते हैं, तीसरा डाइफेरोडोंट होता है। आपको 3 शब्द याद रखने हैं, तीनों का अर्थ समझना है। बहुत अच्छा कैरेक्टर है। जो दांतों की स्थिति है मैमल्स में, वो थीकोडोंट, हेटेरोडोंट और डाइफेरोडोंट है। अर्थात थीकोडोंट का मतलब हो गया गर्तदंत, हिंदी रूपांतरण गर्तदंती बोलते हैं इनको। कहने का मतलब यह है जबड़े की अस्थियां, और जबड़ों की अस्थियों में पाया जाता है गर्त यानी गड्ढा। उस गड्ढे में दांत स्थित रहता है ना। कुछ जंतु अलग अलग स्थिति है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें गर्त में नहीं लगे होते दांत, सीधे जबड़े की उपस्थित सतह पर लग जाते हैं, वो जल्दी उखड़ते हैं, बार बार आ जाते हैं दोबारा, तो बहुबार दंती हो जाते हैं, वो कंडीशन अलग है। थीकोडोंट का मतलब गर्त दंती है। कहने का मतलब जबड़े की अस्थि में उपस्थित गड्ढे में, गर्त में दांत बहुत मजबूती से लगे रहते हैं, है ना। गर्त दंती प्रकार के दांत होते हैं। दूसरा हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब विषम दंती। हेटेरो का मतलब विषम। एक होमोडोंट या आइसोडोंट होते हैं जिनको समदंती कहा जाता है। लेकिन मैमल्स में जो दांत हैं वो हेटेरोडोंट होते हैं, विषम दंत। कहने का मतलब टोटली जितने दांत जबड़े में लगे होते हैं उनमें कई प्रकार के दांत होते हैं, यानी सभी लगे हुए दांत एक जैसे नहीं होते हैं। एक जैसे होते हैं तो समदंती हो जाते हैं, है ना। लेकिन मैमल्स में विषम दंती होते हैं। और मोस्टली 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है जाति के अनुसार। जाति के अनुसार संख्या उनकी अलग हो सकती है, लेकिन 4 भिन्न प्रकार के दांत मैमल्स में पाए जाते हैं, जिनको इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर के नाम से बोलते हैं। 4 प्रकार के हो गए, इसलिए विषम हेटेरोडोंट। एंड डाइफेरोडोंट का मतलब होता है, डाई का मतलब 2, यानी पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। और इस शब्द का हिंदी रूपांतरण हम द्विबार दंती कहते हैं, यानी मैमल्स जो है द्विबार दंती होते हैं। नहीं, कुल मिलाकर पूरे जीवन काल में एक बार दूध के दांत आते हैं जन्म के कुछ दिन बाद, वो गिर जाने के बाद स्थायी दांत आ जाते हैं, और उनके गिरने के बाद फिर दांत नहीं आते, यानी पूरे जीवन काल में 2 बार ही दांत आते हैं। तो द्विबार दंती डाइफेरोडोंट बहुत अच्छा कैरेक्टर है। ये भी आपको तीनों शब्दों को गौर से समझना है। अब देखिए, इसके बचे हुए मैमल्स के कैरेक्टर्स हैं, उनको अगले वीडियो में लें, ताकि एक वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, है ना। ठीक है।